सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सवसाहुरम्। इसका मंगलाचरण तो आता कौन सबको पूरा आता है। आज अपन को पर्याय के बारे में चर्चा करनी है। इससे पहले अपन द्रव्य के बारे में चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। जो पेपर कैसा आएगा, जो पढ़ाया है ना उसमें से ही आपको पेपर बनेगा, है ना। और जैसे ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया है तो उसमें एक एक चीज़ मैंने बताई है। यदि आपके पास नोट्स बने होंगे तो आप पूरा पेपर कर पाएंगे। और कई प्रश्न ऐसे हैं कि यदि आपने सुना होगा तो ही कर पाओगे, है ना। तो यदि आप सोचो कि भैया फर्स्ट आना है तो पेपर पढ़ अकेले नोट्स पढ़ के आ जाएंगे तो नहीं आ पाओगे। इसलिए आपको पूरी क्लास ध्यान में होनी चाहिए। अगर आपने क्लास पढ़ी होगी तो आप पेपर को कर पाएंगे, ठीक है। द्रव्य का वर्णन अपन पढ़ चुके हैं। उसके बाद गुणों का वर्णन देखा था। गुणों में भेद प्रभेद देखे थे। पहले साधारण या सामान्य और विशेष, उन्हीं के दूसरे नाम से साधारण और विशेष या साधारण और असाधारण। फिर दूसरे प्रकार से अपन ने भेद देखे थे, अनुजीवी गुण और प्रतिजीवी गुण। उसके बाद देखा था स्वाभाविक गुण और वैभाविक गुण। फिर इसमें अपन ने गुण की परिभाषा भी देखी थी। परिभाषा में क्षेत्र और काल के हिसाब से गठित किया था। और जो दूसरी एक सूत्र के आधार पर परिभाषा देखी थी, द्रव्याश्रयः निर्गुणः गुणः, उसके आधार पर भी हमने देखा था। फिर इसमें गुण का अन्य नाम क्या है, गुण का अन्य नाम देखा था कि क्रम भावी पर्यायों को सहभावी पर्यायों को गुण कहते हैं और क्रम भावी पर्यायों को पर्याय कहते हैं। अब हमें ये देखना है कि पर्याय किसे कहते हैं, ठीक है। देखो, सामान्य से तो आप सभी को परिभाषा ख्याल में होगी कि गुणों के कार्य को, परिणमन को पर्याय कहते हैं, ठीक है। पर्याय शब्द हमें यही बता रहा है कि एक समय का वो कुछ काम है, मतलब वो पहले नहीं तो कुछ है नहीं। पर्याय शब्द एक कोई विशेष हमारे पास है, वो जो काम कर रहा है उस काम को ही हमने पर्याय कहा। तो विशेष क्या है हमारे पास, तो द्रव्य का विशेष तो उसके गुण ही हुए ना। यदि एक ही द्रव्य के अंदर आपसे पूछा जाए सामान्य क्या है और विशेष क्या है, तो क्या बताओगे आप? सामान्य द्रव्य है और गुण विशेष है। यदि और आगे जाओगे तो गुण सामान्य हो जाएंगे और पर्याय उनकी विशेष हो जाएंगी। तो ऐसा क्यों हुआ? देखिए, ऊपर से यदि हम इनका कोई पूरा चार्ट बनाने जाएं तो द्रव्य एक निकलेगा, उसमें से गुण निकलेंगे, फिर एक गुण में से अनंत पर्याय निकलेंगे। अब अनंत पर्याय कैसी हुई है? तो जो गुण है वो तो हमेशा काल रहने वाला है, भूत में भी था, वर्तमान में भी और भविष्य में भी रहेगा। और गुण तो एक ही है, गुण बदलेगा नहीं, पर पर्याय उसमें हमेशा बदलती रहेंगी। तो पहले की पर्याय अलग थी, अभी वर्तमान की पर्याय अलग है और आगामी काल की पर्याय अलग होंगी। ये तो तीन मैंने मोटी मोटी बताई हैं, पर इसमें हर एक समय की अपेक्षा लगाओगे तो अनंत पर्याय ऐसी खड़ी हो जाएगी। तो एक द्रव्य के अनंत गुण हैं और अनंत गुण की अनंत पर्याय है। यदि अनंत पर्यायों को मैं कोई संख्या देना चाहूँ तो क्या दे सकता हूँ? और ये तो सही है, मतलब जो अपन पहले पढ़ के आ चुके हैं उसी संदर्भ में पूछा मैंने। हाँ, बहुत बढ़िया। अनंतानंत, है ना। जैसे जीव की अपेक्षा पुद्गल कितने? अनंतानंत। वैसे ही जीव के गुण कितने? अनंत। और उन गुणों की भी हर एक गुण की अनंत पर्याय, और ऐसे अनंत गुण है तो पर्याय कितनी हो गई अपने पास? अनंतानंत पर्याय हो गई। यदि आप समय के हिसाब से देखोगे तो अपन कह सकते हैं, जो हरेंद्र ने बोला कि 3 काल में जितने समय हैं उतनी पर्याय होंगी। सही है क्या? तीन काल में जितने समय है उतनी पर्याय होगी। सही है क्या? एक गुण की उतनी, बहुत सुंदर। एक गुण की उतनी पर्याय होगी, क्योंकि ऐसे तो अनंत गुण होंगे ना। तो 3 काल के जितने समय हैं, अगर हम एक द्रव्य की पर्याय देखें तो समूह रूप में तो हमें एक ही दिखने वाली है, पर यदि एक एक गुण की अपेक्षा देखेंगे तो हर एक गुण की अनंत पर्याय हैं। और एक गुण की कितनी पर्याय? तो एक गुण की पर्याय है 3 काल के समयों के बराबर। पर यदि अनंत गुणों को ले लेंगे तो 3 काल के समयों में अनंत का गुणा कर देना, फिर जो उत्तर आएगा उतनी अपनी संपूर्ण पर्याय हो रही है, संपूर्ण गुण की। यदि हम एक समूह, एक द्रव्य की पर्याय देखें तो एक द्रव्य की कितनी पर्याय होती हैं?
हाँ, ये सही बोले, द्रव्य की एक समय की, क्योंकि अब अपन ने उसमें भेद नहीं किया हर एक गुण का, अभी अपन उसको एक अखंड देख रहे हैं, अखंड परिवर्तन उसमें देख रहे हैं। तो 3 काल के जितने समय होंगे उतनी द्रव्य की पर्याय होंगी, और एक गुण की पर्याय 3 काल के जितने समय होंगे उतनी एक गुण की पर्याय होगी। और अनंत गुणों की पर्याय तो 3 काल के समयों में अनंत का गुणा कर देना, उतनी पर्याय अपनी होंगी। आया इतना ख्याल में? ये तो पर्याय इतनी होगी। अब पर्याय में 2 विशेषताएं हैं। 2 विशेषताएं क्या हैं कि एक वो पर्याय है वो उत्पन्न होगी और फिर नष्ट हो जाएगी, ये इसकी विशेषता है। अब मेरा प्रश्न है आपसे, ध्यान से सुनना, कि उत्पाद और व्यय एक समय में होते हैं कि अलग समय में? सोच के बताओ ना। पक्का? अच्छा, एक समय वाले हाथ खड़े करो। चलो प्रश्न एक बार और बना लेते हैं। उत्पाद और व्यय, उत्पाद व्यय तो पता है ना, उत्पाद मतलब उत्पन्न होना और व्यय मतलब नष्ट हो जाना, व्यय हो जाना, वो नष्ट। तो उत्पाद और व्यय ये एक समय में होंगे कि अलग अलग समयों में होंगे? एक ही समय में होंगे। अच्छा, एक समय वाले हाथ खड़ा करो। सॉरी। और 2 समय वाले हाथ खड़ा करो, मतलब 2 समय मतलब अन्य अन्य समय वाले, किसी में नहीं? अच्छा, दोनों में हो। अच्छा, वो 2 में है, और इसके अलावा तीसरा भी किसी का उत्तर है क्या? अच्छा, ये दोनों में है। चलो पहले इनमें से खड़ा करते हैं, बोला बताओ। एक समय में कैसे? एक समय में ऐसे कि एक द्रव्य की एक ही समय के अंदर जो उत्पाद हुआ, तो उससे पहले मतलब पहले पर्याय नष्ट होगी और उसी टाइम उसी का उत्पाद भी हो, तो एक ही समय में दोनों चीजें होंगी। ठीक है। इन्होंने क्या बोला, बैठो। इन्होंने कहा कि एक समय में मान लीजिए मेरी पुरानी पर्याय का व्यय हुआ, तो उसका व्यय हुआ तो उसी समय दूसरी पर्याय का उत्पाद होगा ना? समझ में आ रहा है? पहले व्यय हुआ फिर उत्पाद हुआ, तो इसमें समय का अंतर नहीं पड़ा, मतलब जब उसका व्यय हुआ तभी उत्पाद होगा। यदि समय का अंतर पड़ जाएगा तो वो एक समय खाली नहीं पड़ जाएगा, मतलब इसका व्यय हो गया और फिर उतनी जगह खाली हो गई और फिर उत्पाद हो रहा है। तो इसलिए उत्पाद और व्यय कितने, एक ही समय में हुए आर्जव के अनुसार। ठीक है, कि यहाँ से व्यय हुआ और दूसरे का उत्पाद हुआ, ऐसा। चलिए 2 समय वाले के आदर्श सम के सम बोलो। मतलब अलग अलग समयों में उत्पाद और व्यय हुआ, कैसे? थोड़ा और स्पष्ट, थोड़ा पहुंच रहे हो, करीब पहुंच रहे हो, इतना तो पता चल कि आप समझ गए हो, पर भाषा में व्यक्त करना जरूरी है। चलो बैठो। अच्छा, इनका उत्तर देके कोई और नहीं समझा क्या? अच्छा, अनिका बता, चलो सही है। एक समय में एक समय में तो कुछ उसमें नैनो सेकंड का नहीं नहीं, समय नैनो सेकंड से भी बहुत छोटा है। हाँ, अनिका तो इस अपेक्षा से दोनों एक साथ होते हैं। पर अगर हम उस पर्टिकुलर पर्याय की दृष्टि से देखें तो वो पर्याय जब उत्पन्न हुई तो उसके अगले समय वही पर्याय व्यय हुई, तो उस अपेक्षा से उत्पाद हो सकता है। बहुत बढ़िया, समझ में आया? कहाँ पे सुना, प्रवचन में? नहीं सुना? अच्छा, अपने आप लगाया, बहुत बढ़िया। देखो, अपन अध्ययन करेंगे ना तो इस तरह की अपने आप आनी चाहिए, है ना? आप देखना, अपने प्रवचन सार के जो प्रवचन चल रहे हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं सुना है, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, पहले आ गया होगा। ठीक है, तो ये दादा ने बहुत बार बताया, जब प्रवचन सार का प्रवचन चलता है ना उसमें पर्याय की चर्चा चलती है, तो उसमें आया है ये। ठीक है, क्या है दोबारा से देखिए। जैसे अभी अपन ने एक गुण, अलग अलग गुणों की अपेक्षा पर्यायों की गिनती की थी। एक गुण की अपेक्षा पर्याय कितनी? 3 काल के समयों के बराबर। और अनंत गुणों की अपेक्षा 3 काल समय इंटू अनंत, इतनी पर्याय है।
वैसे ही उत्पाद व्यय अपन को घटित करना है तो उसमें उत्पाद व्यय भी एक गुण और अलग अलग गुण, इन दोनों गुणों की अपेक्षा देखें। ठीक है, या तो गुणों को छोड़ दो, अपन पर्याय देख रहे हैं ना, तो एक पर्याय और अलग अलग पर्याय। अब देखो अलग अलग पर्याय, पहली वाली पर्याय का व्यय, दूसरी वाली पर्याय का उत्पाद, तो दो पर्याय हुई हैं, तो उनके बीच का पॉइंट तो एक होगा। बीच का पॉइंट क्या है? उत्पाद व्यय, मतलब इसका व्यय इसका उत्पाद, तो पर्याय अलग अलग हुई, तो वहाँ पर उत्पाद व्यय एक समय में होंगे। पर यदि आप एक पर्याय ले लें, ठीक है, तो उस एक पर्याय की अपेक्षा उत्पाद और व्यय अलग अलग समयों में होंगे। कैसे? ये एक पर्याय है, इसकी यहाँ पे ये उत्पन्न हुआ, ठीक है, एक समय तक तो रहेगी, फिर एक समय के बाद व्यय हुआ, तो एक समय के पहले उत्पाद था और एक समय के बाद व्यय हुआ, तो एक समय में घटित होगा उत्पाद व्यय और अलग अलग समयों में भी घटित होगा उत्पाद व्यय। पर अपेक्षा अपन को ख्याल में होनी चाहिए कि एक समय में उत्पाद व्यय कैसे घटित होंगे और अलग अलग समयों में उत्पाद व्यय कैसे घटित होंगे। सबको समझ में आ गया? दोबारा से बोलूँ एक बार दोबारा से बोलता हूँ। देखो उत्पाद और व्यय दो चीज़ें हैं। अब चीज़ें दो हैं, अब हमारा प्रश्न ये है, ये उत्पाद और व्यय एक समय में घटित होते हैं कि अलग अलग समयों में? ठीक, एक समय में घटित होते हैं या अलग अलग समयों में? यदि एक समय में घटित होते हैं तो कैसे, या अलग अलग समयों में घटित होते हैं तो कैसे? पहले हम एक समय का देखते हैं। यदि एक समय में उत्पाद और व्यय दोनों को घटित करेंगे तो हमें दो पर्याय चाहिए। ठीक है, यदि एक समय में घटित करना है तो दो पर्याय चाहिए, एक पर्याय पहले और एक पर्याय बाद। जब पहले वाली पर्याय का व्यय हुआ तब दूसरी वाली पर्याय का उत्पाद हुआ, तो एक पर्याय का व्यय और एक पर्याय का उत्पाद, तो ये उत्पाद और व्यय एक समय में घटित हो गए, तो इस अपेक्षा तो एक समय में उत्पाद व्यय दोनों घटित हो जाएंगे। पर यदि अलग अलग समयों में उत्पाद व्यय घटित करना है तो हमें एक पर्याय चाहिए। यदि उत्पाद व्यय अलग अलग समय में घटित करना है तो पर्याय एक चाहिए इन दोनों के बीच में। अगर पर्याय का उत्पन्न हुआ है, एक समय तक पर्याय टिकेगी, फिर उसी पर्याय का व्यय हो जाएगा, तो इस अपेक्षा एक पर्याय की अपेक्षा उत्पाद व्यय अलग अलग समय में घटित होगा और अलग अलग पर्याय की अपेक्षा उत्पाद व्यय एक समय में घटित होगा। आ रही बात समझ में? क्यों सही आज पीछे कैसे बैठे? अच्छा, कंप्यूटर का काम नहीं था इसलिए। चलो आ जाओ जगह हो तो, ठीक है। हाँ प्रबल, समझ में नहीं आया? और किसको समझ में नहीं आया? देखो नहीं आया तो सीधे से हाथ खड़ा करना, संकेत, और बढ़िया। हाँ दोबारा से बता रहा हूँ। देखो ऐसे समझ में ना आए तो हाथ खड़ा करना चाहिए, क्योंकि यदि आपने हाथ खड़ा नहीं किया ना तो अपन समझ रहे अभी इज्जत जाएगी। तो मैं तो ये कह रहा हूँ अपनी इज्जत है क्या? पहले ये सोचा, अपनी इज्जत ही नहीं है तो इज्जत जाएगी कहाँ से? तो अपनी इज्जत तो कभी बनाना ही नहीं। 5 साल हो तो ये सोचने नहीं कि भाई हमारी इज्जत है या नहीं है। अगर आप सोचोगे हमारी इज्जत है तो आप प्रश्न कभी नहीं पूछ पाओगे, क्योंकि प्रश्न तो कभी अच्छे भी होते हैं, कभी बेकार भी होते हैं, कभी कठिन भी होते हैं, कभी एकदम सरल नॉर्मल भी होते हैं। तो इसलिए कभी पढ़ते समय सोचना ही नहीं, पढ़ते समय बस ये ध्येय रखना कि हमें पढ़ना है। ठीक, तो अभी इन्होंने कहा कि इनको दोबारा समझ में नहीं आया है, एक बार दोबारा बता रहा हूँ, जिनको समझ में आ गया है दोबारा देखो। पहले प्रश्न अपना ये था कि उत्पाद और व्यय, जो पर्याय के उत्पाद और व्यय हैं, ये दोनों एक समय में घटित होते हैं कि अलग अलग समयों में घटित होते हैं? उत्पाद और व्यय एक समय में घटित होते हैं कि अलग अलग समय में घटित होते हैं? तो हमने बोला दोनों ही है। कैसे? तो यदि आप एक समय में उत्पाद व्यय को घटित करोगे तो इसके लिए हमें दो पर्याय चाहिए, ठीक है। और वो दो पर्याय भी कैसी चाहिए? एक तो इस समय के पहले और एक पर्याय बाद। तो पहले वाली पर्याय का व्यय तो वो इस समय में हो गया और अगली पर्याय का उत्पाद भी इसी समय होगा। तो इस एक समय में अलग अलग पर्यायों की अपेक्षा उत्पाद व्यय घटित हो जाता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट था कि उत्पाद व्यय अलग अलग समय में भी घटित होते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे? यदि आप एक ही पर्याय लोगे तो एक पर्याय का जो पहले उत्पाद हुआ है वो एक समय, फिर एक समय तक पर्याय टिकेगी, फिर अगले समय उसका व्यय होगा।
तो एक पर्याय की अपेक्षा उत्पाद और व्यय अलग अलग संघों में घटित हो जाएंगे। आगे समझ में? हाँ, अब ये जो मैंने बोला ना, आप इसको, अभी तो ब्लैक बोर्ड था तो मैं बता देता था, अब आप इसको अपनी कल्पना के अनुसार नोट्स बनाओ कि कैसे बनाओगे। पूरे वाक्य लिखोगे वो तो लिखोगे, पर शॉर्ट में कैसे बनाओगे, क्योंकि शॉर्ट में बनाने के लिए आपको अपना दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। दिमाग दौड़ाओगे मतलब आप समझ रहे हो, उसको सुन रहे हो, ठीक है। अब तो आगे सबको समझ में, बढ़े आगे। देखो उत्पाद व्यय हो गया अपना, ये उत्पाद व्यय किसका लक्षण है? दोबारा से प्रश्न दोबारा से अरे दोबारा से दोहरा रहा हूँ, प्रश्न सुन लो मेरा। प्रश्न ये है, उत्पाद और व्यय किसका लक्षण है? अच्छा ठीक है मैं पूछता हूँ, पर्याय वाले हाथ खड़ा करें। उत्पाद और व्यय पर्याय का लक्षण है, कौन कौन सहमत है? अब इतने सारे कैसे खड़े हो? चलो नीचे कर लो। और गुण वाले? गुण वाला एक भी नहीं है। अच्छा द्रव्य वाले? एक खड़ा हुआ नहीं, वो पिछली बार भी खड़ा था उसका, पर उसने सही बताया था एकदम। अच्छा द्रव्य का अकेला नहीं, तीनों वाले? अब तो तीन वाले कम हो गए। चलो एक बार द्रव्य वाले से पूछ लेते हैं। हाँ द्रव्य संकेत। आपने बोला कि क्योंकि उत्पाद में द्रव्य में हो रहा है, ठीक है, पर मैंने पूछा लक्षण किसका है। ठीक है चलो अभी मैं पूरा उत्तर नहीं दूंगा। चलो तीनों वाले हाथ खड़े करना, अब और कम हो गए। हाँ जो पर्याय है गुणों का ही परिणाम है। ठीक है, गुणों में भी उत्पाद में घटित हो गया, बहुत बढ़िया। और जो द्रव्य है वो गुणों का ही समूह है, तो इसीलिए द्रव्य में। अच्छा ये कहलाते हैं स्यादवादी। बैठो, मतलब चिंतन कैसे लगाना कि हमें तो अपनी बात सिद्ध करनी है। कैसे सिद्ध करेंगे? तो ऐसे सिद्ध करेंगे, ठीक है। अभी रुक जाओ। हाँ आयुष और नहीं दोबारा से बताओ। उत्पाद में तो तीनों में घटित होते हैं। हाँ। पर्याय में तो इस समय हो रहा है, तो पर्यावरण गुणों का पर्याय गुणों में सेम है, और गुण किसका नाम है? द्रव्यों के समूह का गुण है, तो द्रव्य में भी होगा, गुण में भी होगा, वही पर्याय है। इसका मतलब यदि आप कह रहे हो द्रव्य गुण पर्याय तीनों का ये लक्षण है, तो तीनों एक हो गए, तीनों में अंतर क्या रहा? मैंने प्रश्न पहले 2 बार बोल चुका हूँ। समझ गए कि मैंने आपको क्या बोला? उत्पाद और व्यय, अकेले उत्पाद और व्यय बोला मैं, ठीक है ना। देखो अब पूरा प्रकरण सुन लो। आप सबने जो सोचा ना वो अच्छा सोचा, अच्छी अपेक्षाएं लगाई। आपने कैसा सोचा? देखो अगर आप ये ऊपर से सोचते ना तो सही था, है ना, पर आपने नीचे से सोचा। देखो द्रव्य में तो तीनों शामिल हो जाएंगे। द्रव्य में गुण भी शामिल है, पर्याय भी शामिल है, ठीक है। गुण में गुण तो शामिल है ही, पर्याय भी शामिल है। यदि सभी गुणों को ले लेंगे तो द्रव्य भी शामिल हो जाएगा, पर पर्याय में पूरा द्रव्य शामिल नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। क्योंकि उसका लक्षण हमने कितना बोला? केवल उत्पाद और व्यय। मैंने यहाँ पे ध्रुवता नहीं बोला, क्योंकि गुण का पर्याय, गुण में भी पर्याय उत्पाद में पाया जा रहा है, तो गुण में उत्पाद में इन पर्यायों को ही लक्ष्य करके कहा है? उनका द्रव्य अलग है,
पर हमने यहाँ पर केवल उत्पाद और व्यय बोला था, इसलिए उत्पाद और व्यय ये केवल लक्षण बोला जाए तो पर्यायों का है, गुणों का नहीं है और द्रव्य का नहीं है। जब पूरा लक्षण बोलेंगे उत्पाद व्यय द्रव्य, तब कहलाएगा वो द्रव्य। बात आई समझ में? क्लियर इतना? हाँ पीछे पराग नहीं, क्या नाम है? संस्कार। अच्छा चलो, अभी आपने क्लास में कितने पॉइंट पढ़े तुमने? कौन कौन से? अरे अभी अभी आज वाली क्लास में पर्याय के अंदर कौन से पॉइंट पढ़े? नोट्स बनाए, लिखा ना जरा, वहीं पे लिखा। अब देखो नोट्स याद हो रहे हैं। बैठो, हाँ बाजू में तन्मय। बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है ना। दो मुख्य रूप से दो लक्षणों पर मैंने चर्चा की है। एक तो उत्पाद और व्यय किसका लक्षण है, दूसरा ही उत्पाद व्यय एक समय में होते हैं कि अलग अलग समय। ठीक है, कोई भी चीज़ पढ़ो तो ऐसे विस्तार में जाके उसका शॉर्ट जरूर निकालो, जिससे आपको ख्याल में रहेगा कि क्या क्या पढ़ा है। अब आगे, अब ये जो पर्याय हैं, पर्याय अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है, जैसे हमने गुण पढ़े थे ना, गुण में भी कुछ गुण ऐसे पढ़े थे जो साधारण है, कुछ ऐसे पढ़े थे कुछ विशेष हैं। तो वैसे ही इन पर्यायों में भी कुछ अपन भेद करेंगे उन गुणों के आधार पे ही। ठीक है, और गुण कैसे पढ़े थे? कुछ गुण अपन ने पढ़े थे जो स्वाभाविक है, कुछ पढ़े थे वैभाविक हैं। अब जो अपन ने वैभाविक गुण पढ़े तो उनकी पर्याय वैभाविक होगी कि नहीं होगी? जो गुण अपन ने स्वाभाविक पढ़े तो उन गुणों की पर्याय स्वाभाविक होगी कि नहीं होगी? तो वैसे ही यहाँ पर भी इन पर्यायों में अपन ऐसे ही दो भेद करेंगे, एक तो स्वभाव वाली पर्याय, एक विभाव वाली पर्याय। ठीक है, और एक कुछ गुणों के आधार से पर्याय चर्चा करें। देखिए, मूल में दो भेद हैं। पर्याय की परिभाषा अपन पहले ही देख चुके हैं कि गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं अथवा गुण के परिणमन को पर्याय कहते हैं। बात एक है, ठीक है, गुणों बोलो या गुण बोलो, कोई अंतर नहीं पड़ना है। अब ये पर्याय दो प्रकार की होती है, एक होती है अर्थ पर्याय, एक होती है व्यंजन पर्याय। नाम आप सभी ने सुन रखे होंगे, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। ये दोनों नाम आप, सॉरी, अर्थ और व्यंजन, ये नाम और कहीं भी सुने हैं क्या? बहुत बढ़िया। अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह, कहीं और का मतलब ये था। अभी तो मैंने ग्रंथ का नाम एक भी नहीं बोला है ना। तो ये अपन जब मति ज्ञान के भेद पढ़ते हैं उसमें भी ये दो शब्द पढ़ते हैं, अर्थ और व्यंजन। और यहाँ पर भी अपन ने दो शब्द पढ़े, अर्थ और व्यंजन, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। पर वहाँ पर अर्थ और व्यंजन का अर्थ अलग था, यहाँ पर भी अर्थ और व्यंजन का अर्थ अलग अलग है। ठीक है, वो अलग प्रकरण किसी ने पढ़ा है? अर्थ अवग्रह और व्यंजनावग्रह। चलिए मैं प्रश्न पूछता हूँ तो आपको बन जाएगा। पहले अर्थावग्रह होता है कि व्यंजनावग्रह होता है? अर्थावग्रह होता है, बाद में? ठीक है, आपने नहीं पढ़ रखा, मुझे नहीं पता। ठीक है, देखो वहाँ पर कैसा है, वहाँ पर पहले व्यंजनावग्रह होता है, बाद में अर्थावग्रह होता है। ऐसे ही मैं कहूँ व्यंजनावग्रह छोटा है और अर्थावग्रह बड़ा है। बस उसी तरह पर्याय में भी घटित करना, पर्याय भी दो प्रकार की है, एक व्यंजन पर्याय और एक अर्थ पर्याय। अब उसमें जो व्यंजन पर्याय है वो उनका क्षेत्र छोटा है। अब वो छोटा मतलब वो भी अनंत ही है, पर फिर भी वो दूसरे की अपेक्षा छोटा है, और अर्थ पर्याय का क्षेत्र या विषय बड़ा है। दोनों में समझ में आया? जैसे अपन ने मति ज्ञान में एक अवग्रह होता है, वो तो पता है ना, अवग्रह ईहा अवाय, तो उसमें जो पहला अवग्रह है उस अवग्रह के दो भेद होते हैं, एक व्यंजनावग्रह और एक अर्थावग्रह।
तो व्यंजनावग्रह पहले होता है और अर्थावग्रह बाद में होता है। व्यंजनावग्रह का विषय छोटा है और अर्थावग्रह का विषय बड़ा है। पर यहाँ पर एक तो घटित होता है कि व्यंजनावग्रह का विषय छोटा है, मतलब व्यंजन पर्याय का विषय छोटा है या कम है, और अर्थ पर्याय का विषय ज़्यादा है। ठीक है, पर जैसे अपन ने अवग्रह में लगाया कि पहले व्यंजन अवग्रह होगा बाद में अर्थावग्रह होगा, वैसे पर्याय में नहीं लगाना कि पहले व्यंजन पर्याय होगी और बाद में अर्थ पर्याय होगी। ये दोनों पर्याय अपना अलग अलग अस्तित्व रखती हैं, इनमें क्रम नहीं लगेगा, क्रम तो केवल अवग्रह वालों में लगेगा। पर एक कॉमन है कि वहाँ पे व्यंजन का विषय छोटा था, अर्थ का विषय ज़्यादा था। वैसे ही पर्यायों में भी व्यंजन पर्याय का विषय छोटा है और अर्थ पर्याय का विषय बड़ा है। अब आपको लग रहा होगा ये कैसे, पहले इतनी कठिन बात कह दी, तो भैया कनिष्ठ से वरिष्ठ में आया तो थोड़ा हार्ड तो करना पड़ेगा। ठीक है, अब अपन को ये समझना है कि ऐसा क्यों कहा कि व्यंजन का विषय छोटा है और अर्थ का विषय बड़ा है। अनंत गुण होते हैं, अनंत गुण में से व्यंजन में केवल एक गुण जाएगा, ठीक है, और अर्थ में अनंत गुण चले जाएंगे। अब बताओ अंतर पड़ा नहीं पड़ा? मतलब व्यंजन पर्याय केवल एक गुण की होगी और अर्थ पर्याय अनंत गुणों की होगी। तो अपने आप पता चल गया भैया व्यंजन पर्याय का क्षेत्र छोटा है या विषय छोटा है और अर्थ पर्याय का विषय बड़ा है, ज़्यादा है। अब वो एक गुण कौन सा है? प्रदेशत्व गुण। प्रदेशत्व गुण में क्या होता है? बहुत बढ़िया। अब जैसे आपने इतना लंबा याद कर रखा है ना, कई बार अपन भूल जाते हैं कि प्रमेयत्व में क्या होगा, प्रदेशत्व में क्या होगा। तो इन शब्दों से याद रखें। देखिए प्रमेय, प्रमेय मतलब ज्ञान का विषय जो है, और प्रदेश, प्रदेश में अपन ने आकार पढ़ा था ना, है उसका षटकोण आकार होता है, षटकोण में भी क्यूब जैसा आकार होता है। तो प्रदेश में आकार पढ़ा, तो यहाँ पर भी आकार की ही बात है। मतलब प्रदेशत्व गुण के कारण अपना किसी न किसी रूप में आकार होता है। तो उस आकार को विषय कौन करता है? तो उस आकार को विषय करने वाली व्यंजन पर्याय है। और इसके अलावा जितने भी अनंत गुण बचे, उन अनंत गुणों को विषय करने वाली अर्थ पर्याय है। अब देखो इसमें अपन ने ये तो बोल दिया कि व्यंजन पर्याय विषय करती है या तो अर्थ पर्याय विषय करती है, पर ये विषय करती नहीं है। ये तो अपने आप पर्याय हो जाती हैं। अपन ने उनका बंटवारा कर दिया कि भैया एक गुण की पर्याय को व्यंजन कहेंगे और बाकी गुणों की पर्याय को अर्थ पर्याय कहेंगे। अपन का मतलब अपन ने विभाजन नहीं किया है, जो परंपरा से आचार्यों ने किया है उसी को यहाँ पे कहा कि आचार्यों ने ऐसा विभाजन कर दिया समझाने की दृष्टि से कि भैया व्यंजन प्रदेशत्व गुण, जो साधारण गुण है उस प्रदेशत्व गुण की जो पर्याय होगी उस पर्याय को अपन व्यंजन पर्याय कहेंगे, और जो बाकी गुणों की पर्याय होंगी बाकी गुणों की पर्यायों को अर्थ पर्याय कहेंगे। इतना आया समझ में? ये पीछे वाला हरेपुर के कुंद, बताओ क्या अब तक पढ़ा? मतलब ये वाला तीसरा पढ़ा। बहुत बढ़िया, ठीक है, पढ़ लिया ये? हाँ हाँ, व्यंजन पर्याय का एक बार और देखो, एक नाम याद कर लीजिए प्रदेशत्व। एक साइड एक गुण है, दूसरी साइड अनंत गुण है। इस एक गुण में प्रदेशत्व गुण है और इसमें बाकी के अनंत गुण ले लेना, जो भी है साधारण साधारण सब आ जाएंगे। ठीक है, अब ये जो प्रदेशत्व गुण है इसका काम क्या है? आकार बनाना। ठीक है, और बाकी गुणों में सारे काम आ जाएंगे, जो भी अपने गुण हैं सारे काम इसमें आ जाएंगे। तो जो आकार वाली बात करेंगे वो आकार वाली बात व्यंजन पर्याय में जाएगी। ठीक है, और बाकी गुणों की जो बात करेंगे वो अर्थ पर्याय में बात जाएगी। ठीक है, गुणों की बात करने का मतलब गुणों का जो कार्य है उसकी बात करेंगे तो वो इनमें डिवाइड होगा। ठीक है, तो दो भेद होगा हमारे, व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय। अब व्यंजन पर्याय के भी दो हैं और अर्थ पर्याय के भी दो हैं। ठीक है, व्यंजन पर्याय के एक है स्वभाव व्यंजन पर्याय और एक है विभाव व्यंजन पर्याय। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी पर्याय के दो भेद हैं, स्वभाव व्यंजन पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय। सॉरी, स्वभाव अर्थ पर्याय और व्यंजन अर्थ पर्याय।
विभाव अर्थ पर्याय। ठीक है, दोबारा से बोलता हूँ, व्यंजन और अर्थ। ठीक है, व्यंजन पर्याय के दो हैं, स्वभाव और विभाव। अर्थ पर्याय के भी दो हैं, स्वभाव और विभाव। अब उनको पूरा कर लेंगे तो स्वभाव व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय, इधर स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय। ठीक है, 4 भेद हो गए। अब इन भेदों में अपन को कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि किस में क्या लेना है। तो सबसे पहले गुणों से क्लियर करना कि व्यंजन का क्या विषय है और अर्थ का क्या विषय है। उसके बाद स्वभाव और विभाव का तो आसानी से बंटवारा हो जाएगा। ठीक, देखिए स्वभाव व्यंजन पर्याय में क्या लेना है। स्वभाव व्यंजन पर्याय में किसी भी प्रकार की पराधीनता नहीं चाहिए। ठीक है, किसी भी प्रकार की अशुद्धता नहीं चाहिए। अगर अशुद्धता वहां पर है तो पूर्ण रूप से शुद्ध स्वभाव नहीं कहलाएगा, तो हम उसको स्वभाव नाम ही नहीं देंगे, हम उसको विभाव नाम देंगे। तो हमें यहाँ पर पूर्ण रूप से वो शुद्ध आकार चाहिए कि कैसा आकार कि आत्मा के प्रदेशों में किसी भी प्रकार का संबंध ना रहे। ठीक है ना, अब वो पर संबंध कह लो, है ना, मतलब वो अशुद्धता ही आ गई सारी चीज। ठीक है, अशुद्धता रहित वो चीज होनी चाहिए। तो अशुद्धता रहित यदि वो आकार है तो उसे हम स्वभाव व्यंजन पर्याय कहेंगे। ठीक है, यदि वो आकार अशुद्धता सहित है तो उस आकार को अपन विभाव व्यंजन पर्याय कहेंगे। अब कैसा होगा वो आकार कि जिसमें शुद्धता वाला आकार और अशुद्धता वाला आकार। तो देखो, अशुद्धता 2 प्रकार से आ सकती है। एक तो किसी पर के निमित्त से, ठीक है, निमित्त में हो सकता है उसका संबंध मिले या ना मिले, और एक है किसी के संबंध मिलने से। ठीक है, तो जो अशुद्धता आई है वो मिलावट से आ सकती है, तो केवल संबंध से आ सकती है। जैसे कई बार होता है ना कि अपन तो एकदम सही है, अपन में दोष नहीं है, पर यदि हमने बुरों की संगति कर ली तो अपना नाम भी बुरों में आ जाता है। केवल यहाँ पर संबंध किया है, मिलावट नहीं हुई है। और एक में ऐसा होता है कि उसमें मिलावट ही हो गई, मतलब उसमें खुद में अशुद्धता आ गई है। तो वैसे ही यहाँ पर भी कि जो आकार है, आकार में भी अलग अलग प्रकार से घटित हुआ कि एक तो उसने किसी का संबंध किया है और एक स्वयं वो मिलावट हो गया, मतलब किसी के साथ मिल गया है वैसा। हाँ, वैसे कहें तो एक प्रकार से एक ही होगा। ठीक है, संबंध मतलब वो निमित्त ही हो गया, या निमित्त के अंदर सारे संबंध आ जाएंगे। ठीक है, बता रहा हूँ, अशुद्धता किसी दूसरे का संबंध मिलेगा तो आपकी अशुद्धता आएगी। ठीक है, जैसे आत्मा का आकार, क्या कहूँ मैं, कुछ नहीं कह सकता हूँ। ठीक है, फिर भी एक कहने को कहूँगा तो असंख्यात प्रदेशी आत्मा का आकार है। ठीक है, जो आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं वो आत्मा का आकार है। अब वो कैसा होगा तो हम नहीं कह सकते। अभी ये केवल अपन ने शुद्ध बात कही है, अभी इसमें अपन ने किसी की मिलावट नहीं की कि भाई वो आत्मा का आकार कैसा है, चौकोर है, लंबा है, गोल है, मोटा है, क्या, कुछ नहीं कहा। एकदम प्योर शुद्ध बात कही है। क्या कही? असंख्यात प्रदेशी आत्मा है, असंख्यात प्रदेशों वाला उसका आकार है, ये अपन ने शुद्ध बात कही। और आकार के बारे में बात कही है तो इसे हम कहेंगे स्वभाव व्यंजन पर्याय। अब इसी को अपन कैसे समझ सकते हैं, तो इसको सिद्धों के उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे सिद्धों ने संपूर्ण प्रदेशों से अशुद्धता हटा दी है। ठीक है, संपूर्ण प्रदेशों से जो पर का संबंध हो रहा था उस पर संबंध को हटा दिया है, तब उनके प्रदेश एकदम शुद्ध रहे। ठीक है, तो अब उन शुद्ध प्रदेशों को अपन क्या कहेंगे, शुद्ध जो आकार है उस आकार को कहेंगे स्वभाव अर्थ पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय। ठीक है, बात भी क्लियर? स्वभाव व्यंजन पर्याय उसे कहेंगे। अब ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। अभी अपन ने यहाँ पे जो आत्मा के प्रदेश थे, सिद्धों के प्रदेश थे, वो कर्मों से रहित हैं। तो कर्मों से रहित होने के कारण वो एकदम शुद्ध है और किसी प्रकार का संबंध भी नहीं है साथ में, तो एकदम पूरे शुद्ध हैं। पर यदि हम कर्मों का संबंध करते हैं उन प्रदेशों के साथ तो क्या होगा, अशुद्धता उत्पन्न हो गई। अशुद्धता मतलब हम उसे स्वभाव नहीं कह सकते, उसे विभाव कहना पड़ेगा। तो इस विभाव के साथ जो आकार रहेगा, इस विभाव के साथ जो प्रदेश रहेंगे, उन्हें हम विभाव व्यंजन पर्याय कहेंगे। जैसे उसमें एग्जाम्पल लिखा है, आपने पढ़ा होगा कि मनुष्य गति,
त्रिंच गति, या मनुष्य पर्याय, त्रिंच पर्याय, ये सारी पर्याय कैसी हैं? विभाव अर्थ पर्याय। अब विभाव व्यंजन पर्याय, ठीक है, इसको कोई बता सकता है विभाव व्यंजन पर्याय कैसे है ये? हाँ सही है। इसमें शरीर के साथ आत्मा का संबंध है, इसकी दो द्रव्यों की मिली हुई पर्याय, ये विभाव व्यंजन। चलिए, बहुत अच्छा बताया कि दो द्रव्यों की मिली हुई पर्याय हो गई ना। कौन कौन से द्रव्य मिले हुए हैं? जीव और पुद्गल। ध्यान से बोलो, सोच के। बाकी शरीर पुद्गल है और जीव की पर्याय। और जो आत्मा के अंदर भरा हुआ है वो? हाँ, कर्म। हाँ, वो भी पुद्गल ही है। अच्छा वो भी पुद्गल है क्या? मतलब दो ही हुए ना, तो सही तो बताया, ठीक है। तो ये किसकी मिली जुली पर्याय है? पुद्गल और जीव की है, या तो हम ऐसा कहें कर्म और जीव की मिली जुली पर्याय है, वो हमारी अशुद्ध पर्याय हो गई। समझ में आ गया? अभी इसमें देखो अपन ने क्या देखा? आकार देखा है। अशुद्धता और भी प्रकार से पाई जाती है, पर हमने इसमें अशुद्धता केवल आकार के माध्यम से देखी है, प्रदेशों के आकार के माध्यम से, क्योंकि मनुष्य पर्याय देखी तो मनुष्य में यही शरीर आया ना, तो आकार ही तो देखा अपन ने। नरक में नरक का शरीर आया तो उसका संयोग हुआ, वो वाला आकार देखा। उनको नहीं कह रहा हूँ, है ना। नरक में नरक का शरीर आया तो नरक का आकार हुआ, वहां पर देवों में देवों का शरीर मिला, तो वहां पर शरीर और आत्मा के प्रदेशों का संबंध हुआ ना, तो उस संबंध से जो आकार हुआ वो विभाव व्यंजन पर्याय कहलाएगा, विभाव आकार कहलाएगा। अब इसी के अलावा यदि हम आकार को साइड में कर दें और अन्य किसी भी गुण को उठाएं, यदि अन्य किसी भी गुण की हम शुद्ध पर्याय देखेंगे तो उसे स्वभाव अर्थ पर्याय कहेंगे, और अन्य किसी भी गुण की अशुद्ध पर्याय को देखेंगे तो उसे विभाव अर्थ पर्याय कहेंगे। बताता हूँ एक मिनट। जैसे अभी मेरे पास जो ज्ञान है, ठीक है, मेरे पास जो ज्ञान है वो ज्ञान शुद्ध है कि अशुद्ध? बताएं, सोच के बताना। सोच लिया पक्का? दोबारा से सोच लो। शुद्ध है या अशुद्ध है? पराग बोल रहा अशुद्ध है। ज्ञान शुद्ध है ना? हाँ देखो, पर यहाँ पर अपन ज्ञान गुण की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे अपन पर्याय की बात कर रहे हैं। पर्याय में भी कि ज्ञान जितना आ रहा है वो तो शुद्ध है, पर हम इसे शुद्ध कहेंगे नहीं। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि कई बार शुद्धता पूर्णता को देखकर भी कही जाती है। यदि वो चीज़ पूरी है तो ही हम शुद्ध कहेंगे, यदि वो चीज़ आधी है तो हम उसे शुद्ध नहीं कहेंगे। आपके यहाँ कोई मेहमान आए हैं, आप उनके यहाँ पूरा मर्यादा वाला दूध और आधे गिलास से थोड़ा कम ले जाके दे दें, चलेगा? भैया पूरा शुद्ध है, शुद्धता वहाँ पे नहीं देखी जाएगी, वहाँ पे वो तो कमी है ना, कमी को देखकर वो अशुद्ध ही कहेंगे। तो कई बार तो एकदम उसमें जो शुद्धता है, शुद्धता को देखकर भी शुद्धता कही जाती है, और कई बार उसको पूर्णता को देखकर भी शुद्धता कही जाती है। तो यहाँ पर जो अपने को ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान तो पूरा शुद्ध है ही, पर पर्याय में पूरा नहीं है, तो अपूर्णता की दृष्टि से हम उसे अशुद्ध कहेंगे। और अशुद्ध हो गया तो कौन सी पर्याय? विभाव अर्थ पर्याय। और यदि हम उसकी पूर्णता को लक्ष्य करके कहें तो स्वभाव अर्थ पर्याय। यदि केवल मैं उस ज्ञान गुण को लक्ष्य करके कहूँ तो हाँ, यदि मैं पूर्णता का लक्ष्य नहीं करूँ, केवल वो जितना भी है उतने को देखूं, तो वो तो शुद्धता है ना, अपने आप में शुद्ध है, तो क्या होगा? शुद्ध स्वभाव अर्थ पर्याय है। समझ में आ रहा है आप सभी को? पक्का? अब चारों परिभाषाएं समझ में आ गई? हाँ, एक बार देखिए ये वाला ना, अर्थ पर्याय वाला ना। देखो अर्थ पर्याय में जैसे अभी हमने ज्ञान पे घटित किया, हमारी पर्याय में जितना ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान तो पूरा शुद्ध है, पर हम उसे स्वभाव अर्थ पर्याय नहीं कहेंगे।
क्यों? क्योंकि अभी वो पूरा नहीं है। तो कई बार अपूर्ण होने से भी हम उसे अशुद्ध कह देते हैं। तो यहाँ पे ज्ञान हमारा अपूर्ण है, कम है, पूरा नहीं है, तो इसलिए हमने उसे अशुद्ध का या विभाव अर्थ पर्याय कहा। और ज्ञान पूरा हो गया, केवल ज्ञान हो गया, तो वहाँ पर स्वभाव अर्थ पर्याय कहेंगे। पर यदि मैं अभी इस व्यवस्था को साइड में रख दूँ कि पूर्णता और अपूर्णता वाली, और जो वर्तमान में प्रकट ज्ञान है अकेला उतने को देखूं, तो वो ज्ञान शुद्ध है कि अशुद्ध है? अब इसमें भी कई बार अपेक्षाएं लग जाएंगी कि भैया मिथ्या है कि सम्यक है। मिथ्या है तो वही ज्ञान हमारा अशुद्ध कहलाएगा, है ना? अगर सम्यक है तो वही ज्ञान हमारा शुद्ध कहलाएगा। तो अपना जिनागम इसलिए जितना आप अंदर जाते जाएंगे उतना अंदर खुलता जाएगा। बस अपन को विषय क्लियर होना चाहिए, तो अपन विषय क्लियर करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी समय हो चुका है। विभाव आगे देखो, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था कि जो पुद्गल का स्कंद कौन सी पर्याय है? तो देखो, स्कंद हमने किसका नाम कहा? परमाणु के मिले समूहों को, है ना? तो परमाणु भी एक आकार था, हमने ऐसे बहुत सारे आकारों को मिला दिया तो आकार ही तो देखा ना। ये हमने उसमें ऐसा कहा कि भैया परमाणु में एक स्पर्श गुण था और यहाँ पे स्पर्श गुण मिल गए हैं, ऐसा कुछ कहा। गुणों के बारे में तो कुछ नहीं कहा ना, यहाँ पे तो आकार विशेष के संबंध में बात की। तो ये विभाव व्यंजन पर्याय में जाए। बहुत बढ़िया, ठीक है। इसमें मतलब दूसरे द्रव्य का तो आश्रय नहीं है, कर्म का भी आश्रय नहीं, परमाणु ही मिल गए ना। हाँ, देखिए, इन्होंने बोला दूसरे द्रव्य का आश्रय नहीं है, पर एक परमाणु के लिए दूसरा परमाणु भी दूसरा द्रव्य है या नहीं है? परद्रव्य है ना। हाँ, आप आत्मख्याति पढ़ना, आत्मख्याति में आचार्य अमृतचंद्र देव कभी भी द्रव्य को गिनाते हैं ना, तो वहाँ पे पूरा स्पष्ट लिखते हैं, अन्य जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल से भिन्न। वहाँ पे अन्य जीव वो शब्द डालते हैं, केवल ये नहीं लिखते कि 5 द्रव्य से। ठीक है, हाँ, अब बात में, ठीक है, अभी समय हो गया है। कल अपन इसमें 1-2 पॉइंट और बाकी वो देखेंगे। बाकी जो पेपर में क्या क्या आने वाला है उसकी थोड़ी हिंट देख लेंगे। अभी नहीं बताया क्या? बता देंगे, ठीक है। ठीक है, ग्रुप पे आ जाएगी। आप भी ग्रुप पे आ जाएंगे, ठीक है। पहले 3 सब्जेक्ट का एक देखते हैं, पहले जो 3 क्लासेस होती है पहले उनका बाद में होती है, होगा ऐसे ही होगा। चलो, अनंत